बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। झीरम नक्सली हमले में बयान मामले में दौलत रोहड़ा और रेहान खान ने बयान नहीं दिए हैं। एनआईए के अधिकारियों को उन्होंने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। दोनों ने एनआईए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मौलशी विहार स्थित एनआईए ऑफिस पहुंचे जरूर थे दोनों प्रत्यक्षदर्शी, लेकिन दोनों ने अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। आपको बता दें, बयान दर्ज कराने के लिए दोनों को नोटिस पहुंचा था और नोटिस के बाद दोनों दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। आपको बता दें कि एनआईए के खिलाफ लगातार ये सवाल खड़े करते रखे हैं और इन्होंने बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। झीरम की घटना पर पूछताछ के लिए एनआईए ने जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उस समय वहां पर मौजूद थे जब घटना हुई और उसके पीड़ित भी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस नेता दौलत रोहड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे भी पूछताछ की है एनआईए ने। किस तरह की पूछताछ हुई? देखिए, एनआईए ने मुझे पत्र कल नोटिस भेजा है दोबारा। पहले मेरा 3 महीना पहले भेजा था, लॉकडाउन हो गया था, और दोबारा भेजा है। और मैंने एनआईए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी एक कॉपी एनआईए के पास भी है। और मैंने उनको बता दिया है कि मैंने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मैं बयान देने में असमर्थ हूँ। अभी मैं किस तरह की याचिका लगाई? देखिए, 7 साल से एनआईए ने कोई जांच नहीं की सही ढंग से। जब ये घटना हुई थी 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे एनआईए से फ़ोन आया था, मुझे तारीख लिखी हुई है। उसके बाद मैं उनके यहाँ जगदलपुर में एनआईए को बयान भी देने गया था, बिना बुलाए। मैं वहाँ काम था तो मैं गया था, बयान देने भी गया था। उस समय उनके अधिकारी मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम बयान आपका लेंगे, लेकिन बयान नहीं लिया। और 7 साल बाद जब हमने याचिका लगाई है, उसके बाद इन लोग कैसे बयान लेने आ रहे हैं? कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? आज 2 लोगों का आया है और इन लोगों ने, वैसे एनआईए ने क्लोजिंग रिपोर्ट पेश कर दी थी। उसके आपको और किनको बुलाया? रेहान खान जी। ये कौन? ये एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ थे। अभी हमने कोई उनको जवाब सिर्फ पत्र के द्वारा ही दिए हैं कि हम अभी आपको बयान नहीं दे सकते, और हमने अपनी बात कह दी है उनको। मुझे बयान के लिए बुलाया गया था एनआईए की तरफ से, तो मैंने अब एक आवेदन दिया हूँ यहाँ पर कि मुझे नेक्स्ट डेट दी जाए, क्योंकि मैं न्यायिक जांच का भी बयान दे चुका हूँ जगदलपुर में जाकर। तो वहाँ पर जो मैंने बयान दिया है उसकी कॉपी वकील साहब के पास में है। तो पहले मैं उसको टैली कर लूँ, क्योंकि बयान एक जैसा होना चाहिए ना। पता चल रहा वहाँ मैं कुछ बता दिया और यहाँ कुछ मतलब फेर हो जाए। पूछा वगैरह तो नहीं, पूछे तो नहीं उन्होंने मुझसे। मैंने आवेदन ही दिया उनको, और मैंने उनको नेक्स्ट डेट की मतलब टाइम मांगा है कि मुझे अगला समय दिया जाए। तब चूँकि मंडे का टाइम मुझे दिया गया है, लेकिन मैंने बोला मंडे को भी मतलब पॉसिबल नहीं है मेरा बयान देना, क्योंकि हमारे वकील साहब आउट ऑफ शहर है। तो उनकी वजह से मतलब मैं जब तक उनसे मैं उस कॉपी को ना ले लूं और उसको टैली ना कर लूं, तब तक मैं बयान देने में असमर्थ हूं। एनआईए के जो अधिकारी वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ था, लेकिन दोनों ही जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, एक ने हाईकोर्ट का हवाला दिया और दूसरे ने कहा, रेहान खान ने कहा कि वो अपने वकील को जो उन्होंने बताया है वही उसकी कॉपी लेकर बताएंगे, ताकि बयान में कोई अलग अलग बातें ना हो। और उन्होंने अपनी सुविधा से एनआईए की सुविधा के हिसाब से डेट भी मांगी है। जाहिर तौर पर इस पूरे मसले को लेकर आने वाले समय में और किस तरह की पूछताछ होती है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बिलासपुर से। अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प देखने को मिली है। गुंडपारा में अतिक्रमण हटाने गए निगम अमले और पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने झड़प कर ली है। बीच स्थान पर झूमाझटकी होती हुई नजर आई है। आपको बता दें, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सड़क निर्माण के लिए ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था। 80 से ज्यादा मकान और दुकान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई पूरी की है, लेकिन निगम अमले और पुलिस के साथ स्थानीय लोग झड़प करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सलियों ने सीआईएसएफ जवानों की पिटाई कर दी है। एएसआई एमएल चौहान और आरक्षक विजय कुमार घायल हुए हैं। नक्सलियों ने जवानों से वॉकी टॉकी लूट लिया है और ड्यूटी पर सिविल ड्रेस पे जवान तैनात थे। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सलियों ने सीआईएसएफ जवानों की पिटाई कर दी है। एएसआई एमएल चौहान और आरक्षक विजय कुमार इस पिटाई की वजह से घायल बताए जा रहे हैं। नक्सलियों ने जवानों से वॉकी टॉकी भी लूट लिया है।
तो सिविल ड्रेस पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों के साथ नक्सलियों ने मारपीट की है। इस मामले की पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव के द्वारा की गई है और बताया गया कि एसआई एमएल चौहान और आरक्षक विजय कुमार जो सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर तैनात थे, इस दौरान नक्सली वहां पर आदम के और इनके साथ मारपीट करने के अलावा इनसे वॉकी टॉकी भी लूटकर नक्सली भाग निकले हैं। इस मारपीट में एएसआई एमएल चौहान और आरक्षक विजय कुमार घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सलियों ने सीआईएसएफ जवानों की जमकर पिटाई की है। एएसआई एमएल चौहान और आरक्षक विजय कुमार घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए एक बार रायपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं बना सकता था, अपना कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 का खात्मा किया और अब जम्मू कश्मीर का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज हमारे देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जब बना, वहां पर गैर मुस्लिम वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में थे, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, और वहां पर उनका भारी धार्मिक प्रताड़ना हुआ। इस कारण से वे भारत में शरणार्थी के रूप में आए, वर्षों से रह के आए। पहले के बहुत नेताओं ने, सरकार ने उनकी चिंता की कि उनका जीवन भी ठीक से हो जाए, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई। और वो हिम्मत भी अगर किसी ने दिखाया तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर आज ऐसे लाखों करोड़ों शरणार्थी हमारे देश में नागरिकता मिलने से उनका भी जीवन सामान्य लोगों के जीवन के समान होगा। आज मुस्लिम माता बहनों के मान और सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो एक कुप्रथा उनके समाज में थी, 3 तलाक का, उसको भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ट्रिपल तलाक बिल पास होने से आज मुस्लिम माताएं बहनों का भी मान और सम्मान देश में बढ़ा है। आज राम मंदिर का मामला, जो इस देश के करोड़ों हिंदुओं आस्था का केंद्र है, सबकी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए और वहां पर उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए अनेकों प्रयास हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित था, लेकिन सौभाग्य है किसी 1 साल के अंतराल में राम जन्मभूमि का विवाद भी सुलझा और वहां पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे अनेकों उपलब्धियों से भरा हुआ ये 1 साल का कार्यकाल रहा है और पार्टी के निर्णय के अनुसार इसको हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के, इस प्रदेश के एक घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये काम 7 जून से प्रारंभ हुआ है। एक पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है जनसंपर्क अभियान। इसमें हमारे 2 कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी की जो चिट्ठी है और 1 साल की उपलब्धि का जो पत्रक है उसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और 25 लाख घरों तक पहुंचने का हमारे प्रदेश का लक्ष्य है और हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। हम लोग लक्ष्य प्राप्ति करके रहेंगे। और उसी तरह से चूंकि ये कोरोना महामारी का समय है तो बड़ी बड़ी सभा रैली हम लोग नहीं कर सकते और इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस 1 साल की उपलब्धि को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए लगातार जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। तो केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जनता तक ये मैसेज देने की कोशिश में है कि 1 साल में कौन कौन से बड़े और महत्वपूर्ण कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसी के साथ प्लान पूरा बताया जा रहा है कि किस तरह से वर्चुअल रैलियां चल रही हैं, किस तरह से हम जनता के बीच जा रहे हैं।
ये इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो प्लान तैयार किया गया है केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद, उसको इस वक्त मीडिया से साझा किया जा रहा है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये बीजेपी की सोच है। हमने अंत्योदय के लिए काम किया है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। 28 जून को बीजेपी की वर्चुअल रैली है, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है। धर्मलाल कौशिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया जाएगा तो उसको लेकर ये मीडिया को बताया जा रहा है कि किस तरह का प्लान तैयार हुआ है, किस तरह की ये वर्चुअल रैली होने वाली है और इस वर्चुअल रैली को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी जानकारी इस वक्त मीडिया से साझा की जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद हतोत्साहित हुए कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नई उमंग और नई ऊर्जा का संचार करने के लिए इस वर्चुअल रैली के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का दायित्व दिया गया। हमारे जिलों में जो विधानसभा में और मोर्चा प्रकोष्ठ के द्वारा जो जनसंवाद के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और इसके माध्यम से 10 लाख से ऊपर लोग जुड़े हैं, तो हम लोग कल के वर्चुअल रैली में भी अपना जो टारगेट है 3 लाख का, उसको पार करके जाएंगे। मैं समझता हूं कल भी 10 लाख से ज्यादा लोग इस वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, और इसमें जनमानस भी जुड़ेगा। तो ये सब है और हम इसे कल के वर्चुअल रैली में और जो भी संपन्न हुए जनसंवाद में उसमें 1 साल की जो उपलब्धि है जिसको मैंने गिनाया, उसके साथ साथ प्रदेश सरकार की जो विफलता है उसको भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है 1.5 साल की सरकार में हुआ है और जिस लोक लुभावन घोषणा पत्र के आधार पर ये सरकार बैठी है, लेकिन 1.5 साल में ही ये 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वालों की नजर से गिर चुकी है, क्योंकि ये एक भी अपने वादे में, एक भी अपने मोर्चा में सफल नहीं हुए हैं। चाहे वो कर्जा माफी की बात हो या धान का कीमत 2500 रुपया क्विंटल देने की बात हो या शराबबंदी की बात हो या बेरोजगार भाई और बहनों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या किसी भी मुद्दे में सरकार सफल नहीं हुई है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में आज इस सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। तो इन सब बातों को हमारे लोग इस जनसंवाद के माध्यम से और कल के वर्चुअल की रैली में भी ये सब चर्चा का विषय रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, ताकि आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक कल के कार्यक्रम की जानकारी हो। और कल के इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी संयोजक श्री राजेश महर जी को और सह संयोजक भूपेन्द्र सवानी जी को बनाए हैं और पार्टी के सभी लोग, हमारे बड़े नेता लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। और सिस्को इंडेक्स ऐप है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के लिंक ये सब सारे कार्यकर्ताओं को भेजे जा रहे हैं और इनके माध्यम से कल के वर्चुअल रैली में लाखों लोग जुड़ने वाले हैं। और आप सब लोगों के माध्यम से भी सबको समाचार जाए, इस निमित्त आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत था। मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। तो एक तरफ आपने छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और अब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। समाज और जनता के सामने जाना चाहिए कि कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चल रही थी, तो हर बात के लिए कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। आईफा वाट करने के लिए पैसे आ गए होंगे, वो कौन कौन, उनके नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनते से ही जनता के हितों के लिए, जनता के कल्याण के लिए 38,000 करोड़ रुपए
जनता को कमलनाथ जी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दे दी है, कहां से आ गए? और उसको लेकर के फिर भी जो आज आवश्यकताएं हैं, केंद्र ने भी जैसे ही लॉकडाउन किया, जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, और इसी बात के लिए दुनिया ने, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा या दुनिया के नेतृत्व ने मोदी जी को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि लॉकडाउन किया, लेकिन लॉकडाउन में किस प्रकार से गरीब जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उनके लिए जो उन्होंने आर्थिक पैकेज दिए, उसके आधार पर सारी व्यवस्थाओं का संचालन ठीक चले, ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी गरीबों के हितों के लिए 38,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की जनता के खातों में पहुंचाए। ये सामान्य घटना नहीं है। हम उन सारी बातों को, अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ताकत के साथ लगी है। सब होगा, जल्दी होगा। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने एक नकली नोट खपाने वाले पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्ग बाजार में लंबे समय से नकली नोट खपाकर अपनी खरीदारी किया करता था। आरोपी डॉक्टर खटरी बाजार दुर्ग में अनाज खरीदने पहुंचा। जब उसने व्यापारी को पैसे दिए, तब शक के आधार पर व्यापारी ने उसे पकड़ लिया और मौके पर पुलिस को बुलाया। आरोपी के पास से 8500 रुपये के नकली नोट, प्रिंटर और नोट छापने के लिए रखे गए कागज बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मूल रूप से कोलकाता का निवासी आरोपी डॉक्टर पिछले 15 सालों से दुर्ग के उर्ला क्षेत्र में होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा था। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। पीएससी मेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से प्रीलिम्स से 3617 उम्मीदवारों को चुना गया है। 18 विभागों के 242 पदों के लिए यह परीक्षा होगी। 27 जुलाई तक आवेदन भरे जा सकेंगे। और चलिए बात कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। राज्य में 89 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज 156 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 647 हो चुकी है। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2545 है। जशपुर में 39, रायपुर में 14, दुर्ग में 14, रायगढ़ में 5, राजनांदगांव में 5, बलौदाबाजार में 4, बलरामपुर में 4, कवर्धा में 3, सरगुजा में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और एक के बाद एक आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक अच्छी खबर है कि जैसे जैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।